दोस्तों, सरस्वत एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हमने न्यूटन लॉ डिस्कस किए थे और साथ में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम भी डिस्कस की थी। अब उसी के आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज वो है कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है ये हमने लास्ट टाइम पे यूज किया था। अब इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं कि किस फोर्स को आप कंजर्वेटिव फोर्स बोलोगे और कौन से फोर्स आपके नॉन कंजर्वेटिव होंगे। तो संरक्षी बल क्या होगा, असंरक्षी बल क्या होगा, उसके बारे में हम यहां पर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? अब अगर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, सपोज एक पॉइंट मेरा ये है, दूसरा पॉइंट मेरा ये है, इस पॉइंट ए से मैं बी पर जाना चाहता हूं, तो एक रूट आपका ये हो सकता है, एक रूट आपका ये हो सकता है, एक रूट आपका ये हो सकता है। तो इसको मैं 1 लिख देता हूं, इसको 2 लिख देता हूं, इसको 3 लिख देता हूं। तो पॉइंट ए से बी तक पहुंचने के डिफरेंट रूट्स हमारे पास में, अलग अलग मार्ग हमारे पास में है। एक, दो और तीन, तीन मार्ग हमने यहां पर दिखाए हैं। वी आर शोइंग हियर 3 रूट्स इन फॉर मूविंग पॉइंट ए टू बी। अब यहां पर अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये संरक्षी बल है, तो उस केस में आपका जो ए से बी तक जाने का जो वर्क है या कार्य है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, पथ पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे आप रूट 1 से जाओ, रूट 2 से जाओ या रूट 3 से जाओ, हर केस में वर्क की वैल्यू आपकी सेम होगी। उस केस में फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। तो यदि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, यदि बिंदु ए से बी तक जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, इफ द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो हमारा जो बल होगा वो बल संरक्षी बल होगा। जो फोर्स होगा वो हमारा क्या होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। The work done due to which does not depend on path। जिसके द्वारा मीन्स जिस बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। अब पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, डिपेंड किस पर करेगा? इट डिपेंड्स ओनली पॉइंट्स ए एंड बी, केवल प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है। तो ऐसा जो बल होगा या ऐसा जो फोर्स होगा उसको क्या बोलोगे? कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षित बल। लिख देता हूं यहां पर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यह केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों पर
निर्भर करता है, केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलोगे? कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल। नाउ आगे मूव करते हैं। जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं, ये क्या जाएगा? अब आप 1 से 2 में जा रहे हो, तो इंटीग्रेशन 1 to 2 एफ डॉट डी एक्स, इसी तरह से वापस 2 से 1 आते हैं, तो 2 to 1 एफ डॉट डी एक्स इक्वल टू 0, या फिर हम बोले इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब यह हुआ कि संरक्षित बल के अधीन बंद पथ में किए गए कार्य का मान शून्य होता है। इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। बंद पथ में किए गए कार्य का मान सदैव शून्य होता है। नाउ नेक्स्ट आ रहा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने ले लिया था, ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने लिया था, अब हम क्या ले रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या संवेग संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण का नियम। अब यहां पर ये जो हम संवेग ले रहे हैं, ये एक्चुअल में हमारा रेखीय संवेग है, लीनियर मोमेंटम है। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, तो यहां पर थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, हम यहां के लिख देते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अब ये क्या बोलता है? हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, या F इक्वल टू dp बाई dt अगर हम कांस्टेंट को 1 ले लेते हैं तो इसका मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ से हमको क्या मिल रहा है? F इक्वल टू dp बाई dt। दिस इज फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम से। यहां पर ये क्या है, लिख देता हूं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का द्वितीय नियम। यहां पर P को आप क्या बोल रहे हो? P जो हमारा यहां पर है, ये है लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग। अब F इक्वल टू dp बाई dt है। F का मतलब यहां पर क्या है? दिस F इज एक्चुअली एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या है? बाह्य बल। यहां पर हम आंतरिक बल की बात नहीं कर रहे हैं। हियर वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट इंटरनल फोर्स। यहां पर हम केवल एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं, बाह्य बल ले रहे हैं। नाउ अगर F की वैल्यू 0 है, इफ F इज 0, क्या मतलब हो गया? एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल की अनुपस्थिति में। तो अगर F हमारा 0 है, तो अगर मैं यहां पर F को 0 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? dp बाई dt इक्वल टू 0। और dp बाई dt इक्वल टू 0, इसका मतलब P का डिफरेंशियल आपने क्या लिया? 0। अब किस क्वांटिटी का डिफरेंशियल 0 होता है? अगर क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल 0 होगा। तो dp बाई dt अगर 0 है, इसका मतलब P क्या होगा? कांस्टेंट होगा,
P एक नियत राशि होगी, एक नियतांक होगा। अब यहां से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे करोगे? अगर आपके F की वैल्यू 0, अगर आपके F की वैल्यू 0 है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर आपका 0 है, बाह्य बल यदि 0 है, तो उस केस में P की वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है, P हमारा नियत रहता है, और P क्या है? लीनियर मोमेंटम, ये रेखीय संवेग। तो कैसे डिफाइन करोगे? बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और रिमेन सेम। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, in the absence of external force, total linear momentum of the system remain कांस्टेंट। हिंदी में लिख देते हैं इसको, बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का कुल रेखीय संवेग नियत रहता है। तो अगर F की वैल्यू आपकी 0 है, तो P हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इसी को क्या बोलते हैं? दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यही रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, यह रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, और कहीं कहीं ये हो सकता है ये लिखा हो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो दोनों एक ही चीज है, चाहे इसको रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बोलो या रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोलो, दोनों का एक ही आंसर है जो हमने यहां पर दिखा दिया है। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं, वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अभी हमने क्या लिया था? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिया था। अब हम ले रहे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब अगर आपकी बॉडी मूव करती है, बॉडी अगर मूव कर रही है, तो वो आपका लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन के केस में या रेखीय गति के अवस्था में जो उसका मोमेंटम होगा, जो संवेग होगा, उसको आप क्या बोलोगे? लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग। और अगर बॉडी का रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति है, तो घूर्णन गति की अवस्था में, ये रोटेशनल मोशन के केस में जिसका मोमेंटम होगा, संवेग होगा, उसको हम क्या बोलेंगे?
एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम हम ले रहे हैं। नाउ अगर हम न्यूटन के सेकंड लॉ को रोटेशनल मोशन के लिए लें या घूर्णन गति के लिए लें, तो रेखीय गति में हमने क्या लिखा था? न्यूटन का द्वितीय नियम हमारा रेखीय गति में था F इक्वल टू dp बाई dt। यहां पर P हमारा लीनियर मोमेंटम था, रेखीय संवेग था, और F एक्सटर्नल फोर्स था, बाह्य बल था। अगर इसी को आप रोटेशनल मोशन में लेके जाओगे, घूर्णन गति में लेके जाओगे, तो उस अवस्था में ये जो F है, F की जगह हम काम में लेते हैं टॉ, और टॉ को हम क्या बोलते हैं? टॉर्क या बल आघूर्ण। और P की जगह आप काम में लोगे, P की जगह हम काम में लेंगे L, और इस L को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग। ठीक है, तो F की जगह तो आप टॉर्क लोगे, और P की जगह आप L लोगे, L या J भी ले सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो आपका रोटेशनल मोशन में क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा टॉ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। ये क्या हो गया? दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ। किस केस में? ये हमारा है एंगुलर मोशन के केस में। या रोटेशनल मोशन के केस में, घूर्णन गति की अवस्था में, घूर्णन गति की अवस्था में हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ये बन जाएगा। अब अगर मैं टॉर्क को जीरो करता हूं, मतलब बल आघूर्ण अभी शून्य है, कोई भी बल आघूर्ण नहीं लग रहा है। अब बल क्या होता है? बल आघूर्ण क्या होता है? अगर वस्तु को आपको रेखीय गति करानी हो तो उसको आप धक्का देते हो या फिर खींचते हो, उसको पुश या पुल को जो हम बोलते हैं फोर्स या बल। इसी टाइप से अगर रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति है, तो उस अवस्था में वस्तु को घूर्णित करने के लिए या घूर्णन कर रही वस्तु को रोकने के लिए जो हम बल लगाते हैं, जो हम रोटेशनल फोर्स लगाते हैं, जो घूर्णन बल लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क या बल आघूर्ण। अब टॉर्क हमारा जीरो है, कोई भी बाह्य बल आघूर्ण इस पर नहीं लग रहा है। तो अगर बाह्य बल आघूर्ण कार्यरत नहीं है, नो एक्सटर्नल टॉर्क है, तो इस यहां क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा डी एल बाई डी टी इक्वल टू जीरो। अब L का डिफरेंशियल जीरो है, इसका मतलब ये क्या हो गया? L हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट या L नियत राशि होगी। अब अगर आपको इसको डिफाइन करना है, किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को या कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को, तो वो कैसे करोगे? हम पीछे चलते हैं, यहां पर हमने लिखा था रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इसमें आपको क्या चेंज करना है? रेखीय संवेग में हमने लिखा था एक्सटर्नल फोर्स। अब यहां पर आप क्या लिखोगे? फोर्स की जगह आपको क्या लिख देना है? इसकी जगह आप लिख देना टॉर्क। ठीक है, और इस लीनियर की जगह क्या लिखोगे? लिखोगे एंगुलर। क्या हो गया? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। हिंदी में इसको मैं लिख देता हूं, बाह्य बल की जगह क्या लिखोगे? बल की जगह हम लिखेंगे बल आघूर्ण, और रेखीय की जगह क्या आ जाएगा? कोणीय। तो क्या हो गया? बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में
निकाय का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है। और ये क्या बन गया, ये हमारा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो केवल आपको फोर्स की जगह टॉर्क लिखना है एंड लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो बल की जगह बल आघूर्ण और रेखीय संवेग की जगह कोणीय संवेग। तो हमारा क्या बन जाएगा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। अब डिफरेंट टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में है क्या है, टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन 2 और 3 डायमेंशनल सिस्टम। तो द्विविमीय या त्रिविमीय निकाय पद्धति में कण की स्थिति को दर्शाने के लिए हमको कुछ कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। क्या बोला है, टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन 2 और 3 डायमेंशनल स्पेस वी रिक्वायर ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो हमको एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस की जरूरत है, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस की जरूरत है, या एक निर्देश अक्ष की जरूरत है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, टू डिफाइन the position of a particle in 2 or 3 dimensional space we require a system of कोऑर्डिनेट एक्सेस। और ये जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको हिंदी में भी मैं लिख देता हूं, द्विविमीय या त्रिविमीय आकाश में द्विविमीय या त्रिविमीय आकाश में किसी कण की स्थिति दर्शाने के लिए कण की स्थिति दर्शाने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के निकाय की आवश्यकता होती है। निकाय की आवश्यकता होती है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं,
इसी सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र। अब अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, कौन कौन से होंगे वो हम यहां पर ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हिंदी में इसको क्या बोलोगे? आयताकार या कार्तीय निर्देश तंत्र। सेकंड कौन सा होगा? सेकंड को हम लिख लेते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हिंदी में इसको क्या लिखोगे? ये हो जाएगा गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र या निर्देशांक पद्धति। गोलीय ध्रुवीय निर्देश तंत्र। स्फेरिकल हो गया। थर्ड हम ले लेते हैं सिलेंड्रिकल। तो थर्ड हो गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बेलनाकार निर्देश तंत्र। बेलनीय लिख देता हूं मैं, बेलनीय निर्देश तंत्र। अब अगर हम यहां पर कोऑर्डिनेट की बात करें तो रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो वेल नोन सिस्टम है। यहां पर हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई और जेड। त्रिविमीय निर्देशांक पद्धति में जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे, जो निर्देशांक होंगे वो एक्स वाई जेड होंगे। अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है या गोलीय ध्रुवीय निर्देश तंत्र है तो उस केस में जो कोऑर्डिनेट होते हैं आर थीटा फाई। और अगर आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है या स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बेलनीय निर्देश तंत्र है, तो यहां पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं आर फाई जेड। ये हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब नेक्स्ट हम लेते हैं inertial frame of reference and non-inertial frame of reference। inertial and non-inertial frame of reference। हिंदी में इसको क्या बोलोगे? जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र।
अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा? लॉ ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा है, जिसको न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, और इनर्शिया की डेफिनेशन मैंने बताई थी, या जड़त्व की परिभाषा मैंने बताई थी। तो जो निर्देश तंत्र जड़त्व के नियम का पालन करता है वो हमारा क्या हो जाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच ओबे लॉ ऑफ इनर्शिया इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब जड़त्व का नियम क्या था, जड़त्व का नियम यह था कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती रहेगी, और अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, एक नियत वेग से गति कर रहा है, या फिर ऐसा निर्देश तंत्र जो रुका हुआ है, जो स्टेशनरी है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहा है, जड़त्व के नियम का पालन कर रहा है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या आ जाएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएगा। डेफिनेशन में लिख देता हूं, a frame of reference which obey law of inertia is known as inertial frame of reference। हिंदी में लिख देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो कर रहा है ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, या तो आपके कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे, या फिर रुके हुए रहेंगे, या तो एक नियत वेग से गति करेंगे, या फिर ये स्थिर होंगे। तो ये भी मैं लिख देता हूं, these frame of reference these frame of reference are either at rest or move with constant velocity। हिंदी में लिख देते इसको, ये निर्देश तंत्र या तो स्थिर होंगे, या तो स्थिर होते हैं, या नियत वेग से गति करते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, वो क्या है, अ बस और ए ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई बस या रेलगाड़ी जो नियत वेग से गति कर रही है वो क्या हो जाएगा, इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। सेकंड इसने दिया है ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र भी हमारे जड़त्वीय निर्देश तंत्र होंगे। क्लियर है? अब नॉन इनर्शियल या अजड़त्वीय मैं यहीं पे निकाल देता हूं, इसमें क्या आ जाएगा, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच does not obey law of inertia is known as नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन नहीं करता है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो अगर लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करेगा या जड़त्व के नियम का पालन करेगा तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अगर लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करेगा, जड़त्व के नियम का पालन नहीं करेगा, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारे डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। जैसे नॉन इनर्शियल का मैं एग्जांपल लेता हूं, स्पीडिंग अप और स्लोइंग डाउन अ बस इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर कोई बस स्पीड पकड़ रही है या फिर उसकी स्पीड धीरे हो रही है, तो वो जो निर्देश तंत्र होगा वो हमारा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। बाकी अगर बस कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तो हमारा क्या होगा, वो हमारा जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। यहां पर हम आज का हमारा लेक्चर एंड करते हैं। आज हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन कौन से होंगे, निर्देश तंत्र जो है वो जड़त्वीय कब होगा, अजड़त्वीय कब होगा, इनर्शियल कब होगा, नॉन इनर्शियल कब होगा, वो हमने डिस्कस किया है। और साथ में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये भी डिस्कस किया है। तो ये सारे जो लेक्चर हैं ये हमारे सरस्वती एकेडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर ये सारा आपको लेक्चर मिल जाएगा और एक कंटेंट भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।